रात के 9 बजने वाले हैं और आज खोज खबर में वक्त है खबर लेने का, खबर देने का। बुलेटिन में आज सबसे पहले खबर लेंगे कि आखिर आलिया भट्ट की मां और महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान क्यों आतंकी अफजल गुरु की फांसी की जांच की मांग कर रही हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे इस बयान पर हो रही सियासत को भी। साथ ही साथ बात होगी सीए पर अमित शाह की चुनौती की। फिर रात 9:27 पर खोज खबर स्पेशल में होगी साईं के धर्म के दावों की पड़ताल। लेकिन उससे पहले एक नजर देश दुनिया की कुछ और अहम खबरों पर। इराक में सरकार विरोधी आंदोलन में 3 लोगों की मौत, बगदाद में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़प। फ्रांस में पेंशन सुधार के विरोध में पावर सेक्टर के कर्मचारियों का प्रदर्शन, पेरिस में बिजली सप्लाई बंद कर जताया विरोध। जम्मू कश्मीर के वंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, मुठभेड़ में एक जवान भी हुआ शहीद। देश ने निर्मित सारंग तोप का जबलपुर में हुआ सफल परीक्षण, 36 किलोमीटर तक निशाना लगाने में सक्षम, जल्द होगी सेना में शामिल। डीएसी की बैठक में 50,000 करोड़ के रक्षा खरीद को मंजूरी, सीडीएस बिपिन रावत की मौजूदगी में P-75 सबमरीन भी खरीदने पर लगी मोहर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गर्भवती महिला के लिए देवदूत बने सीआरपीएफ के जवान, जंगल के रास्ते 6 किलोमीटर चलकर चारपाई से पहुंचाया अस्पताल। नेपाल घूमने गए केरल के 8 पर्यटकों की मौत, होटल में गैस लीकेज की वजह से दम घुटने से मौत की आशंका, मरने वालों में 5 बच्चे शामिल। कोच्चि में हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद चर्च पहुंची पुलिस की टीम, स्थानीय लोगों ने पुलिस का किया विरोध। कर्नाटक के बेंगलुरु में चर्च पर हमले की तस्वीर आई सामने, कल चर्च के अंदर घुसकर अज्ञात बदमाशों ने की तोड़फोड़, पुलिस जांच में जुटी। बेंगलुरु में चलती बस बनी आग का गोला, देखते देखते बस जलकर हुई खाक, बाल बाल बची 30 यात्रियों की जान। सूरत के रघुवीर मार्केट में लगी भीषण आग, दमकल की 40 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दिल्ली के शाहीन बाग में स्कूल बस और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुलेगा, एलजी से मुलाकात के बाद बनी सहमति, प्रदर्शनकारियों की मांग, गृह मंत्रालय पहुंचाएंगे एलजी। शाहीन बाग प्रदर्शन पर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, धरने में शामिल बच्चों की पहचान कर काउंसलिंग कराने का निर्देश। लखनऊ में सीए के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन जारी, मशहूर शायर मुनव्वर राणा की दोनों बेटियां के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीए को लेकर विरोधियों पर बरसे अमित शाह, कहा वापस नहीं होगा नागरिकता कानून, राहुल और ममता बनर्जी से चर्चा को है तैयार। नागरिकता कानून के बहाने पीएम मोदी और अमित शाह पर सिब्बल का हमला, कहा धर्म के आधार पर है कानून। सीएए के समर्थन में एमपी के सिवनी में तिरंगा यात्रा, 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। बेंगलुरु में अवैध बांग्लादेशियों पर कसा शिकंजा, 30 से ज्यादा झुग्गियों को ढाया गया। पेरियार पर रजनीकांत के विवादित बयान पर बवाल, द्रविड़ कजगम के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मद्रास हाईकोर्ट में दायर की याचिका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भरा पर्चा, 6 घंटे बाद केजरीवाल का आया नंबर, नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। बर्खास्त डीएसपी देवेंद्र सिंह को छीने गए सभी दिए हुए मेडल, आतंकियों के साथ हुई थी गिरफ्तारी, एनआईए कर रही है पूछताछ। शिरडी विवाद को लेकर सांसद और विधायक पाथरी गांव पहुंचे, गांव वालों के साथ की पूजा अर्चना। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से फिर बढ़ी लोगों की मुसीबत, शिमला में स्नोफॉल के बाद माइनस में पहुंचा पारा। माता वैष्णो देवी के दरबार में भी बर्फबारी, ताजा बर्फबारी से भवन और पहाड़ियों पर बिछी सफेद चादर। सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स टीम गणतंत्र दिवस परेड में दिखाएगी करतब, राजपथ पर रिहर्सल में जुटी डेयरडेविल महिला दस्ता टीम। आतंकियों के लिए एजेंट बने डीएसपी देवेंद्र सिंह से एक राज उगलवाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए उसके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है, मगर कुछ लोग हैं जो देवेंद्र के बहाने अफजल गुरु की हिमायत करने में जुट गए हैं। फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट की पत्नी और आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने एक विवादित टिप्पणी की। दरअसल सोनी राजदान डीएसपी देवेंद्र के मामले में अपनी राय जाहिर कर रही थी, मगर वो संसद हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु को बलि का बकरा बताकर फंस गई। उनके बयान को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। फिल्म एक्ट्रेस सोनी राजदान संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में खुलकर बोलने भी लगी। उनके बयान पर घमासान मचा। सबसे पहले आप देखिए फिल्म एक्ट्रेस सोनी राजदान ने अपने ट्विटर पर आखिर लिखा क्या था। ये न्याय का मजाक है, कौन उस मरे हुए इंसान को वापस लाएगा अगर बाद में ये पता चलता कि वो निर्दोष था। इसलिए कभी भी मौत की सजा को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और इसलिए इस मामले में सॉलिड जांच की जानी चाहिए कि अफजल गुरु को बलि का बकरा क्यों बनाया गया था।
इस विवादित ट्वीट पर सोनी राजदान ट्रोल हो रही हैं। यूजर सवालों के तीर चला रहे हैं। आपको याद दिला दें कि संसद मामलों के दोषी अफजल गुरु को सजाए मौत जो है वो मुकर्रर हुई थी। जिस अफजल गुरु को सोनी राजदान बली का बकरा बता रही हैं, उन्हें क्या देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं? क्योंकि जांच एजेंसियों ने अफजल और संसद हमले में शामिल आतंकियों के एक सबूत कोर्ट में पेश किए थे। अफजल के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की थी उसमें एक बात स्पष्ट की गई थी कि कैसे अफजल 13 दिसंबर 2001 को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को लहूलुहान करने की साजिश में न सिर्फ शामिल था बल्कि आतंकियों का मददगार भी था। आइए आपको दिखाते हैं अफजल के आतंकनामे का काला चिट्ठा। चार्जशीट में बताया गया था कि अफजल गुरूर जैश कमांडर गाजी बाबा के संपर्क में था। अफजल संसद हमले में मारे गए सभी आतंकियों को जानता था। उसी ने सभी आतंकियों के शवों की शिनाख्त की थी। हमले से पहले ही आतंकी मोहम्मद से अफजल की फोन पर बात भी हुई। इसका खुलासा उस फोन नंबर से हुआ था जो आतंकी के पर्स में था और वो नंबर अफजल गुरू इस्तेमाल करता था। 7 और 8 दिसंबर 2001 को आतंकियों से 7 बार बात की थी। संसद हमले से पहले दिल्ली से कश्मीर गया था। 2 आतंकियों को अपने साथ दिल्ली लेकर आया था। 13 दिसंबर 2001 यानी संसद पर हमले वाले दिन अफजल ने आतंकियों को मोबाइल फोन भी दिया था। 13 दिसंबर को हमले से फोन पर 3 बार बात की थी। आतंकियों को दिल्ली में किराए पर घर और गाड़ी खरीदने में भी मदद की थी। दिग्गज फिल्मकार महेश भट्ट की पत्नी और एक्ट्रेस सोनी राजदान पहले भी बयानों के चलते विवादों में आ रही हैं। फिल्म नो फादर्स इन कश्मीर के प्रमोशन के दौरान सोनी राजदान ने हमेशा के लिए पाकिस्तान जाने की इच्छा जाहिर कर बखेड़ा खड़ा कर दिया था, मगर अब अफजल गुरु मामले की फिर से जांच की मांग कर नए विवाद को वो जन्म दे रही हैं, जिस पर सोशल मीडिया से लेकर सिनेमा तक के लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म पर वो खामोश क्यों है। लेकिन इन तीनों देश में से हिंदुओं को पकड़ पकड़ के हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध को निकाला गया, या तो धर्मांतर करो, और ये लोग उनके समर्थन के लिए सीए के विरोध में लगे। आज अफजल गुरु का विषय निकालकर ये सोनी राजदान और ये लोग न सिर्फ हिंदुस्तान का अपमान कर रहे हैं, संसद का अपमान कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान कर रहे हैं। जस्ट फॉर अपीजमेंट, जस्ट टू अपोज मोदी। और मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी जुडिशरी, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के खिलाफ है, उनकी इंसल्ट है, और ये हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसके एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह सोनी राजदान ने खड़ा किया हुआ है। ये बहुत बड़ा इशू है और एक अब्यूज़ है हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का। अफजल गुरु कश्मीरी था जो डॉक्टरी छोड़ पीओके में भारत को दहलाने की ट्रेनिंग लेने गया था। आतंक के दंश से कश्मीर और कश्मीरियत को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, और अब जब 370 की बेड़ियां टूट चुकी हैं तो पाकिस्तान परस्त कुनबे की दुकानें भी बंद हो गई हैं और आम कश्मीरी अब अपना मुस्तकबिल लिखने के लिए आगे बढ़ रहा है। यही दिखा मोदी सरकार के मंत्रियों के मिशन कश्मीर दौरे में। कश्मीर बदल रहा है। यहाँ की हवा में अब विकास की चाहत का एहसास होने लगा है। कुछ समय पहले तक कश्मीर की वादी में चप्पे चप्पे पर आतंक का एहसास होता था। कदम कदम पर सुरक्षा बलों की सतर्क चौकियां नजर आती थीं। हर वक्त माहौल में तनाव का भान होता था, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। लोग विकास की धारा से खुद को जोड़ने के लिए खुद सामने आने लगे हैं। केंद्रीय मंत्रियों का कश्मीर दौरा भी सूबे में विकास की बयार को और गति देने और लोगों का विश्वास जीतने के लिए शुरू हुआ है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार केंद्रीय मंत्रियों का इतने व्यापक पैमाने पर जम्मू कश्मीर दौरे का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मंगलवार को श्रीनगर पहुंचे और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ही आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों की बातें भी सुनी। 370 और 35A हटने के बाद केंद्र की तमाम योजनाएं जम्मू कश्मीर में लागू हो सकेंगी। लिहाजा सरकार आम कश्मीरियों को भरोसा दिला रही है कि उन्हें और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जो करप्शन के कीड़े ने इस हमारे धरती के स्वर्ग को कहीं न कहीं जो है वो नुकसान पहुंचाया था, उसे फिर से हमें धरती का स्वर्ग बनाना है।
और यहाँ के लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव और इफेक्टिव परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है। और इसीलिए हम लोग संपर्क और संवाद के लिए लोगों से गए। सबसे बड़ी कामयाबी ये है। आम कश्मीरी भी केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें केंद्र की ओर से किए जा रहे वादों से काफी उम्मीद है। ऐसे में जितनी जल्द इन वादों पर अमल होगा, उतना ही लोगों में भरोसा होगा। जनाब, बुलंद दावे बहुत हो रहे हैं। हम भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद इसमें तरक्की होगी। हम तो तभी खुश हो जाएंगे जब हम देखेंगे कि नहीं, हमारे मतलब श्रीनगर में या के मतलब कश्मीर प्रोविंस में कुछ तरक्की हुई, तो उसको लेके खुश हो जाएंगे। हम ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे मसले हल हो जाए और हम भी कुछ कर पाए, आगे बढ़ पाए। लोगों को सरकार से उम्मीद है और ये बात केंद्रीय मंत्रियों के दौरे में झलक भी रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आउटरीच कार्यक्रम के तहत जम्मू के भागवती नगर में इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों के साथ ही स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। केंद्र सरकार के इस आउटरीच कार्यक्रम में अभी तक 26 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर चुके हैं। सिर्फ मंगलवार को ही 10 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लिया। हालांकि जम्मू कश्मीर में विश्वास बहाली के इरादे से शुरू किए गए केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम को कांग्रेस ने महज एक दिखावा बताया है। अब मंत्री लोग जा रहे हैं, कभी बाहर के यूरोप के एमपीज को लेकर जाते हैं, हमको नहीं जाने देते। हमारे भारत के अपने नेताओं को जाने की अनुमति नहीं है। ये क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि सब कुछ ठीक है, केवल मंत्री को अधिकार है जाने का। नागरिकता संशोधन कानून में साफ साफ लिखा है कि ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। मगर सीए के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर थम नहीं रहा। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर दक्षिण तक प्रदर्शन हुए। लखनऊ, बेंगलुरु, पटना, आसनसोल और इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहर शहर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग रखी। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में पिछले 38 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक और हल्ला बोल हुआ, जहां सीए के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में बड़ी रैली की। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि वो किसी भी सार्वजनिक मंच पर बहस के लिए तैयार है। इससे भारतीय मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं। अमित शाह ने कहा कि सरकार सीए पर अपना कदम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं खींचेगी। मित्रों, देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, आगजनी फैलाई जा रही है। ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध, ये भ्रांति का परिणाम जो कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस फैला रहे। ये बिल के अंदर कहीं पर भी कोई जगह भी थी किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं। ये मेरे सिख भाई, हिंदू भाई, बौद्ध भाई जो वहां से भाग कर आए, उनको नागरिकता देने का एक कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। सीए बिल को लोकसभा में मैंने पारित किया, मैं पायलट किया है। मैं आज आप सबके सामने कहने आया हूं, ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश जी, जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो। हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार खड़ा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में अमित शाह खूब गरजे। उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी भारतीय को परेशान या डरने की जरूरत नहीं है, मगर लखनऊ में ही विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उधर घंटाघट प्रदर्शन मामले में पुलिस की एफआईआर ने प्रदर्शनकारियों के गुस्से में घी डालने का काम कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएए के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। शाहीन बाग में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी लोग सड़क को जाम किए हुए हैं। लेकिन लखनऊ पुलिस
प्रदर्शन में हो रही परेशानियों को देखते हुए हरकत में आई और 159 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। लखनऊ में धारा 144 लागू होने के बाद भी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में घंटाघर में प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी पुलिस के लाख मान मनोबल के बावजूद एक नहीं सुन रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लखनऊ के घंटाघर में हो रहे प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा की दोनों बेटियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दोनों बेटियां सुमैया राणा, फौजिया राणा और 12 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। हम आंदोलन कर रहे थे, हमें मालूम है कि हम लोगों को इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है, जिस सरकार का नारा रहा हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो गवर्नमेंट इस तरीके से हम लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे डालती है, तो अफसोस होता है। मैं हुकूमत को ये आगाह करना चाहता हूँ कि जो नफरत की सियासत से इस मुल्क पे हुकूमत करना चाहते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, ये बात वो समझ लें। लखनऊ में 159 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी महिलाओं का प्रदर्शन रुका नहीं है, बल्कि लगातार जारी है। प्रदर्शन को समर्थन भी मिल रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में भी नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, तो लखनऊ के घंटाघर में नेताओं के बेटे बेटियों का। सीए के खिलाफ समाजवादी पार्टी भी झंडा बरदार है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी टीना यादव भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में घंटाघर पहुंची। टीना की फोटो वायरल हो रही है। नागरिकता संशोधन कानून पर कल यानी बुधवार का दिन अहम है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई है। उधर दिल्ली के शाहीन बाग का रास्ता कब खुलेगा, इसको लेकर अभी भी प्रदर्शनकारी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। आज शाम दिल्ली के उपराज्यपाल से प्रदर्शनकारियों का एक दल मिला जरूर, स्कूल बस और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोलने पर राजी भी हुए। उधर बड़ा सवाल ये कि उन बच्चों को लेकर है जो प्रदर्शन की भीड़ में शामिल हो रहे हैं। हल्ला बोल, हल्ला बोल। 15 दिसंबर से दिल्ली का शाहीन बाग मानो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा ठिकाना बन गया। प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं थे और ये प्रदर्शनकारी CAA, NRC, NPR को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और रात दिन धरने पर बैठे हैं। इस बीच उपराज्यपाल ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। तस्वीरें देखिए। शाहीन बाग की दादी के नाम से मशहूर बुजुर्ग महिला ने प्रतिनिधि दल की अगुवाई की और दल से उपराज्यपाल ने मुलाकात की। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों की जानकारी गृह मंत्रालय को दी जाएगी। उधर प्रदर्शनकारियों ने भरोसा दिया है कि वो गुरुवार से स्कूली बसेस को रास्ता भी दे देंगे। हमारी बात तुरंत LG साहब गृह मंत्रालय तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, चिट्ठी बन रही है। ठीक है। और मेरे ख्याल में आज ही वो फॉरवर्ड हो जाएगा। प्लस चूँकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो उसका भी वेट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से क्या संदेशा आता है, क्या फैसला होता है, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। इससे पहले दिल्ली पुलिस कई बार प्रदर्शनकारियों से अपील कर चुकी है कि वो आम लोगों के लिए रास्ता खाली करें। ये अलग बात है कि पुलिस की अपील का कोई असर नहीं पड़ा है, जबकि प्रदर्शनकारियों में स्कूली बच्चों की मौजूदगी भी सवालों के घेरे में। खासकर ये बच्चे ऐसे बयान देते सुने गए जिस पर सवाल उठे कि बच्चों में नफरत का जहर घोलना कहां तक जायज है और ये जहर कौन घोल रहा है। हम क्या चाहते? आजादी। जोर से बोलो। आजादी। एमपीआर से आजादी चाहिए। किससे आजादी चाहिए? MP और NRC। ये क्या होता है? ये होता क्या बेटा? वो तो मुझे नहीं मालूम। NRC और CA जो नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं, हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ बैठे हैं। शाहीन बाग प्रदर्शन में बच्चों के शामिल होने पर NCPCR ने संज्ञान ले लिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी है और प्रदर्शन में शामिल बच्चों की काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया है। आयोग का कहना है कि गलत जानकारी से बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए बच्चों की पहचान कर काउंसलिंग करनी चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बम्पर जीत का दावा कर रही है, मगर पार्टी के सेनापति यानी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को आज नामांकन दाखिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देरी की वजह से वो पर्चा नहीं भर पाए थे कल, और आज 7 घंटे के लंबे इंतजार के बाद उनकी बारी आई। आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट से केजरीवाल मैदान में है और ये सीट दिल्ली विधानसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। यहाँ बीजेपी की ओर से सुनील यादव तो कांग्रेस की ओर से रोमेश सभरवाल मैदान में उतरे हैं।
दिन पहले दिल्ली के सियासी दंगल में रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। सोमवार को रोड शो के कारण देरी होने के चलते केजरीवाल नामांकन नहीं कर सके थे और आज जब केजरीवाल जामनगर हाउस पहुंचे तो उनकी सीधी एंट्री को लेकर हंगामा मच गया। कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने केजरीवाल की सीधी एंट्री का विरोध किया और नारेबाजी भी की। हालांकि केजरीवाल ने पर्चा दाखिल कर अपनी जीत का दम भरा। जेडीयू और आरजेडी, पहली बार ऐसा है कि दिल्ली में इस तरह के गठबंधन देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारी पार्टियों का एक ही मकसद है कि किस तरह से केजरीवाल को हराया जाए, और मेरा एक ही मकसद है कि किस तरह से भ्रष्टाचार को हराया जाए और दिल्ली को आगे बढ़ाया जाए। इस सीट पर केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ऐसे चेहरे उतारे हैं जो सियासत के बड़े नाम नहीं हैं। बीजेपी ने दिल्ली युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने रोमेश सब्बरवाल को मैदान में उतारा है। केजरीवाल ने हमेशा चैलेंज की राजनीति करी है। केजरीवाल से ये पूछो कि जब तूने शीला दीक्षित को चैलेंज किया था आपने केजरीवाल जी, तब आप क्या बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे? आपने सिर्फ इतना काम किया था कि आंदोलन में अन्ना का साथ दिया और उसका फायदा उठा के मौके से कह दिया कि मैं लड़ूंगा शीला दीक्षित के खिलाफ। वो तो हारने आए थे क्योंकि उन्होंने झूठ इतना ज्यादा बोल दिया 70 वादे करके कि वो गलती से जीत गए। अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो लोकल नहीं है और बाहरी हैं, और उन्होंने कोई भी मेरे क्षेत्र में कार्य नहीं किया। मैं समझता हूं कि किसी व्यक्ति ने अगर नई दिल्ली में कोई कर्म नहीं किया तो उसे दिल्ली में भी नहीं किया होगा।